नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरदार @150 कैंपेन की तैयारियों के लिए वर्चुअल बैठक की। उन्होंने जिलाधिकारियों को एकता मार्च के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने, स्कूलों कॉलेजों में सांस्कृतिक और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और युवाओं, महिलाओं, एनसीसी, स्वयं सहायता समूहों व सामाजिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। सरदार पटेल, जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान भारत की एकता और अखंडता के लिए रहा है, सभी रियासतों को एक करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, इसीलिए हम सब उनको लौह पुरुष की संज्ञा भारत की दी गई। उनका 150वां जन्म जयंती का अवसर ऐसे समय में आ रहा है जिस समय हमारे लिए ये 150वीं जयंती उनकी इसलिए भी विशेष है कि इसी 150वीं जयंती के समय में ही हमारे राज्य की स्थापना के भी 25 वर्षों का कालखंड पूरा हो रहा है राज्य स्थापना का। तो दोनों ही कार्यक्रम और भव्यता से हों और सफलतापूर्वक हों, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आज ये बैठक कर रहे हैं। वर्चुअल माध्यम से हम सब लोग एक दूसरे के विचार विमर्श आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं। होता क्या है कि कई बार भारत सरकार के कार्यक्रम आते हैं बहुत बार हम लोग तैयारियां भी करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये बैठकें हमारी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और महत्वपूर्ण के साथ साथ बहुत अच्छे कार्यक्रम हों और ऐसे कार्यक्रम हों कि केवल औपचारिक ना हो, लोगों से उनका जुड़ाव भी हो, उसका एक संदेश भी जाए और जिस वर्ग के लिए हम कार्यक्रम करना चाहते हैं वो वर्ग भी बड़ी संख्या में वहां पर उपस्थित हो। और क्योंकि सरदार पटेल का जो पूरा जीवन है वो कहीं ना कहीं हम सबको प्रेरणा देता है। उन्होंने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से, दूरदृष्टि से और समर्पण से अखंड भारत का जो सपना है उस सपने को उन्होंने साकार किया है। सरदार पटेल की जयंती पर हर साल पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है। इस बार भी प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं इस पर जानकारी देते हुए सीएम धामी ने कहा कि इस वर्ष उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर इस अभियान को हर गांव और हर घर तक पहुंचाने का अभियान चलाया जाएगा। 31 अक्टूबर से शुरू होने वाले अभियान के दूसरे चरण के लिए देवभूमि उत्तराखंड के सभी जिलों और हमारे सभी अधिकारियों को व्यापक रूप से शामिल कर रहे हैं। साथ ही और भी क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। पूरे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को लेकर रन फॉर यूनिटी पूरे देश के अंदर ये आयोजन हर वर्ष सरदार पटेल जी की जयंती पर होता है। और इस वर्ष भारत सरकार ने 150वीं जयंती पर विशेष रूप से गांव-गांव, घर-घर ये अभियान चले, जन भागीदारी हो, हर प्रकार के लोग एक जन आंदोलन के रूप में इस अभियान का हिस्सा बने, विशेषकर युवा जुड़े। तो 31 अक्टूबर से दूसरा अभियान जो दूसरा चरण प्रारंभ हो रहा है उसके लिए व्यापक रूप से पूरे देवभूमि उत्तराखंड में सभी जनपदों को, सभी हमारे अधिकारियों को, खेल विभाग विशेष रूप से इसमें नोडल विभाग के रूप में काम करेगा और इस अभियान को हम जन जन का अभियान, घर घर का अभियान बनाएंगे। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं क्योंकि सरदार पटेल, उनका देश की एकता, अखंडता और देश को एक सूत्र में पिरोने का उन्होंने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो हमारे आने वाले समय के कर्णधार, हमारे बच्चे, हमारी नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी इसको आत्मसात करे, अपने स्मरण में रखे और देश की भावना उनके अंदर जागृत हो। इसके लिए अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला राज्य भर के अंदर आयोजित की जाएगी। सर, कल बाबा केदार के कपाट बंद हो गए हैं, किस तरीके से बात पूरी यात्रा रही सर? आपने भी दर्शन किए सर, पूजा पाठ की? इस वर्ष बाबा के कपाट बंद होने तक 17.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए और पूरी चारधाम यात्रा की बात करूं तो 50 लाख के आसपास लगभग लोगों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं।
और यात्रा अभी चल रही है। 3 धामों के कपाट बंद हो गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट अभी 1 माह बाद बंद होंगे, तब तक यात्रा चलेगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए, तीर्थयात्री आए, और हमने भी प्रयास किया है कि यात्रा अच्छी हो, सबकी यात्रा सुखद हो और सुरक्षित हो। उसके लिए एक अच्छा प्रयास राज्य की पूरी मशीनरी ने किया है। इसमें सभी लोगों ने अपना योगदान दिया है। सारे अधिकारी, कर्मचारी, हमारे देव स्थानों के जो हमारे धर्म संबंधी जो लोग हैं उन्होंने भी, हमारे जो है तीर्थ पुरोहितों ने, हमारे सभी धामों के हमारे पुजारियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया, और उन सबके सहयोग से अच्छी यात्रा इस बार चल रही है और 3 धामों के संपन्न हो गई है। सर 9 नवंबर को 25 साल पूरे हो जाएंगे उत्तराखंड को। आप जिस तरीके से विजन लेके चल रहे हैं सर, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, अन्य नकल विरोधी कानून हो, किस तरीके से देखते हैं सर आगे जो? देखिए, हमारा राज्य देश का श्रेष्ठ राज्य बने, अग्रणी राज्य बने, और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक नवाचार, अनेक ऐतिहासिक निर्णय हमने उनकी प्रेरणा से यहाँ लिए हैं, और आगे भी हमारा प्रयास है कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड अग्रणी राज्य के रूप में आए। 25 साल की जो यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार प्रदेश में देश का पहला सैन्य धाम बनकर तैयार हो चुका है। संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सैन्य धाम के लोकार्पण के लिए प्रदेश में आ सकते हैं। वहीं इसकी सराहना करते हुए बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि प्रदेश के लगभग हर घर से मातृभूमि की सेवा के लिए सैनिक सीमा पर तैनात है। देश की रक्षा के लिए अग्रणी राज्यों में प्रदेश का होना हर उत्तराखंड वासी के लिए गर्व की बात है। उत्तराखंड प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 5वें धाम की स्थापना की घोषणा की थी। उन्हीं की प्रेरणा से सैन्य धाम की स्थापना की जा रही है। देखिए, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा उत्तराखंड राज्य से औसतन प्रति परिवार एक व्यक्ति देश की सेना में भर्ती होकर के सीमा पर देश रक्षा के लिए तैनात रहता है, और अनेकों वीर जवानों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। तो निश्चित रूप से ये हम उत्तराखंड वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम देश की रक्षा के लिए अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं, और इसको लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने उत्तराखंड प्रवास के दौरान जिस प्रकार से हमारे जो 4 धाम उत्तराखंड में हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, उसी प्रकार से एक 5वें धाम की उन्होंने घोषणा की थी कि यहाँ पर जिस तरह से वीर जवान देश सेवा के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनके नाम पर यहाँ पर सैन्य धाम की स्थापना होना चाहिए, और 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम स्थापित हो। उनकी प्रेरणा से हमारे उत्तराखंड सरकार के द्वारा यहाँ 5वें धाम सैन्य धाम की स्थापना की गई है, और राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सरकार के द्वारा अनुरोध किया गया है कि उसका वो लोकार्पण करेंगे, और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रस्तावित ये दौरा है, और ये सौभाग्य होगा हमारे हर एक उत्तराखंडी का कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सैन्य धाम का। देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर ब्राह्मण नेताओं को तरजीह देने का बयान देकर सियासी हलचल मचा दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि 2022 में अधिकांश जीत दलित और ओबीसी वोटों पर आधारित थी। बता दें, कांग्रेस ने बयान पर असहजता जताई और स्पष्ट किया कि संगठन सृजन अभियान सभी वर्गों और धर्मों के आधार पर चलाया जा रहा है। वहीं बीजेपी नेताओं ने भी हरीश रावत पर चुटकी ली है। ये कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो सारे वर्गों को साथ देकर के चलती है। समाज का हर वर्ग, हर तबका कांग्रेस के ऊपर, पूरे देश के अंदर देखिए अकेली कांग्रेस पार्टी है। उत्तर, दक्षिण, पूरा पश्चिम, पूरा भारत, हर वर्ग, हर जात, हर धर्म का व्यक्ति कांग्रेस पे भरोसा करता है, और कांग्रेस समय समय पर सब लोगों को मौका देती है। उत्तराखंड का 25 साल का इतिहास देख लें। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर भी हुए, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण भी हुए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति के भी हुए। अकेली कांग्रेस पार्टी है जिसने अनुसूचित जाति के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, स्पीकर बनाया, यशपाल आर्य जी। और
प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर को भी बनाया, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण को भी बनाया। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री तिवारी जी क्या थे, नरेंद्र तिवारी से बड़ा कद किसी का है ब्राह्मणों में, उनको मुख्यमंत्री बनाया 5 साल। वो अलग बात है कि 5 साल उनके साथ किसने क्या किया, लेकिन 5 साल मुख्यमंत्री तिवारी जी रहे, ब्राह्मण रहे। विजय भगोड़ा मुख्यमंत्री रहे 2012 से लेकर के 14 तक, वो ब्राह्मण रहे। तो इसलिए कांग्रेस तो समय समय पर ठाकुर ब्राह्मण जो योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार, चाहे राजनीतिक क्षमता हो, प्रशासनिक क्षमता हो, योग्यता हो, उसके अनुसार कांग्रेस समय समय पर हर वर्ग के व्यक्ति को मौका देती है। और संगठन सृजन का काम तो राहुल गांधी जी ने एक देश के अंदर ऐसा काम शुरू किया है जो अपने आप में अनोखा काम है। देखिए, हरीश रावत जी के बयान की अब कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है, कोई उनकी सुन नहीं रहा है। कभी वो ब्राह्मणों की बात करते हैं, कभी वो दलित को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, कभी वो राजपूत को आगे करने की बात करते हैं, कभी वो ट्राइबल नेताओं को आगे करने की बात करते हैं। अब बात आप करें तो ढंग की बात करें ना। वो खुद ही बता दें अपने कार्यकाल में कितने ब्राह्मणों को पल्लवित पोषित करने का काम किया। आप तिवारी जी का कार्यकाल देख लो, उसके बाद भगोड़ा जी का कार्यकाल देख लो, उसके बाद किशोर उपाध्याय जी का कार्यकाल देख लो, यशपाल आर्य जी का कार्यकाल देख लो। तो हरीश रावत जी अपनी बात में अडिग स्थिर कहाँ रहते हैं? जो बात वो कहते हैं उस बात में अडिग रहना चाहिए ना। 2002 में जितने ब्राह्मण नेताओं को टिकट दिए थे, आज आते आते उन्होंने अपने कार्यकाल में 2017 और 2022 में किस विधानसभा क्षेत्र से किस ब्राह्मण नेता को प्रतिनिधित्व दिया? तो इन चीज़ों को ध्यान रखें ना। हमारे तो बड़े भाई हैं, वो बुजुर्ग हैं, हमने बहुत लंबे समय तक उनके साथ काम किया, बहुत कुछ उनसे सीखा भी है हम लोगों ने। लेकिन उनके हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान समाप्ति की ओर है। जिलाध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की घोषणा के बाद कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान उत्तराखंड में पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत की एक पोस्ट ने सियासी हलकों में कई चर्चाओं को जन्म दे दिया। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि संगठन जो अभियान कांग्रेस का चल रहा है उसमें ब्राह्मण नेताओं को तरजीह दी जानी चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादातर ब्राह्मण चेहरे इसमें चुनकर आएंगे। उनके इस बयान से प्रदेश में कई तरीके की चर्चाएं चल रही है और जिसके बाद सियासत भी पूरी तरीके से गर्मा गई है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी उनके इस बयान से असहज दिखाई दे रही है। तो वहीं राजनीतिक जानकारों का ये भी मानना है कि हरीश रावत का ये बयान कांग्रेस के लिए आने वाले समय में उल्टा पड़ सकता है। तो राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि 2022 में जो कांग्रेस के विधायक जीत कर आए थे उनमें सबसे ज्यादा विधायक हरिद्वार और उधम सिंह नगर से कांग्रेस के जीत कर आए थे और हरिद्वार और उधम सिंह नगर में दलित वोटर और ओबीसी वोटर, मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा फैक्टर बनता है, सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है, वो निर्भर काफी ज्यादा करता है। तो ऐसे में कांग्रेस के को आने वाले समय में ये बयान उनका भारी पड़ सकता है और ये कहीं ना कहीं दलित वोटर और जो ओबीसी वोटर है वो कांग्रेस से छिटक सकता है। तो वहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार कई तरीके के जिहाद की बात प्रदेश में करती हुई दिखाई देती है, चाहे वो नकल जिहाद हो, पेपर जिहाद हो या फिर थूक जिहाद हो, इस तरीके से जो जिहाद की बात हो जो अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने नया जो लाई है, कहा है कि अर्बन नक्सल गैंग प्रदेश में पनप रहा है। तो जो इस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के बयान हैं उनसे कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरिद्वार की अगर बात की जाए या उधम सिंह नगर की बात करें या देहरादून के कुछ विधानसभा सीटों की बात करें, कुछ हिस्सों की बात करें, तो जो मुस्लिम वोटर है, जो दलित वोटर है वो सबसे अधिक जो है वो फैक्टर भी बनता है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं हरीश रावत के इस बयान से मुस्लिम वोटर जो है वो कांग्रेस पार्टी से छिटक सकता है, इस तरीके का राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है। तो ऐसे में आने वाले समय में कांग्रेस के लिए हरीश रावत का ये बयान कितना असरदार होता है, क्या उनका ये जो उन्होंने ब्राह्मण कार्ड खेला है ये कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत लाता है या फिर कांग्रेस के लिए 2027 में मुश्किलें पैदा कर सकता है, यह तमाम चीजें तो आने वाले समय में देखने वाली होंगी। लेकिन वर्तमान स्थिति में कांग्रेस पार्टी उनके इस बयान से असहज दिखाई दे रही है और राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि जो हरीश रावत का यह बयान कांग्रेस पार्टी को उल्टा पड़ सकता है। अपने सहयोगी रोहित के साथ नरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून।
उत्तराखंड में चार धाम यात्रा अब अंतिम चरण में है। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे। इस बार यात्रा में रिकॉर्ड 50 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। बद्रीनाथ में 15,32,000, केदारनाथ में 17,57,000, गंगोत्री में 7,58,000, यमुनोत्री में 6,44,000 और हेमकुंड साहिब में 2,74,000 यात्रियों ने दर्शन किए। वहीं सरकार अब शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से तैयारी कर रही है। देखिए, इस बार की जो यात्रा रही, अगर आप ओवरऑल वैसे देखें तो लगभग 50 लाख का आंकड़ा तक श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। यद्यपि बीच में मानसून सत्र में या जो मानसून का हमारा इस बार का सीजन रहा, वो लगातार बारिश रही और भारी बारिश रही, जिसकी वजह से कई जगह एक तो आपदाएँ भी आईं, दूसरे सड़कें भी बाधित हुईं और मौसम ख़राब होने की वजह से हेलीकॉप्टर सर्विस भी अच्छे से नहीं चल पाई। तो बीच में यात्रा बाधित रही, तथापि यात्रा की शुरुआत में व्यवस्था अच्छी की गई थी और बारिश ख़त्म होने के बाद भी जो सड़कें थीं उनका मरम्मत करने का, पुलों को मरम्मत करने का, उनको बनाने का काम तेज़ी से किया गया। तो प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में यात्री अच्छे आए और 50 लाख का आंकड़ा पहुँचा। चूँकि अब सड़कें ठीक हो गई हैं और जो भी पैच वर्क करने हैं या जो रिपेयरिंग करनी है उसका काम भी चल रहा है। और पिछले वर्ष से जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शीतकाल यात्रा शुरू करने में कार्रवाई भी की, तैयारियां भी की, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन हुआ, तो इस साल पहले से ही वो शीतकाल है उसमें पर्यटक कैसे अधिक से अधिक आएँ। जो हमारे चारों धामों के जो ऐसे स्थल जहाँ पर डोलियाँ आने के बाद देवगण विराजते हैं, उन स्थलों तक, उन मंदिरों तक श्रद्धालु कैसे आएँ, उसका व्यापक प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं। और इस बार की शीतकाल यात्रा चूँकि दूसरी शीतकाल यात्रा होगी, तो सभी लोगों का प्रयास है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि शीतकाल का जो पर्यटक और श्रद्धालु हैं उनको अधिक से अधिक संख्या में बढ़ाया जाए। जिला जज, डीएम और एसएसपी नैनीताल की ओर से हल्द्वानी जेल का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया, जहां पर जेल में बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई। इस दौरान जिला जज हरीश गोयल, डीएम ललित मोहन रायाल और एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बंदियों के साथ बातचीत करते हुए उनको किस तरह से सुविधाएं दी जा रही हैं, इस पर जेल अधीक्षक प्रमोद पांडे से खास बातचीत की। वहीं डीएम ललित मोहन रायाल ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया, संयुक्त रूप से किए गए नियमित निरीक्षण में बंदियों को जेल मैनुअल के अनुरूप सुविधा देने के निर्देश दिए गए। सभी बंदियों को निःशुल्क चिकित्सा और विधिक सहायता मिलनी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी जेल में काफी अच्छा प्रयास किया जा रहा है। आज डिस्ट्रिक्ट जज साहब, एसएसपी साहब और हमने जो है संयुक्त रूप से जेल का हल्द्वानी उप कारागार का नियमित निरीक्षण किया। तो उसमें मुख्यतः इन बिंदुओं पर ध्यान दिया गया कि जो हमारे वहाँ सिद्ध दोष बंदी हैं और जो विचाराधीन हैं, उन लोगों को नियमित रूप से निःशुल्क चिकित्सकीय सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता ये मिल रही है। उसके अलावा जो वहाँ पर महिलाएं हैं, तो उनके लिए महिला प्रहरी वहाँ पर मौजूद हैं कि नहीं। वहाँ पर 3 बच्चे भी हैं, तो वो बच्चे छोटे हैं, तो उनके पोषण के लिए, उनके टीकाकरण के लिए और उनके लिए जो आंगनबाड़ी की जो सुविधाएं मिलती हैं, उसके लिए वहाँ कारागार अधीक्षक को कहा गया है। तो हमने कारागार अधीक्षक को कहा है कि जो बंदी वहाँ पर हैं उनको उनकी राय ले ली जाए कि वो हुनर में अगर और इस समय के जो डाइवर्सिफाइड स्किल्स हैं उनमें हाथ आजमाना चाहते हैं, तो हम स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से उनका टाई अप करवा देंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। लोग छठ पूजा की खरीदारी के लिए उमड़ रहे हैं। दुकानदारों का जोर प्रामाणिकता पर है। वे त्योहारी मांग को पूरा करने के लिए लगभग सारा सामान बिहार से मंगवा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। लोग छठ पूजा की खरीदारी के लिए उमड़ रहे हैं। दुकानदारों का जोर प्रामाणिकता पर है। वे त्योहारी मांग को पूरा करने के लिए लगभग सारा सामान बिहार से मंगवा रहे हैं। बिहार से आपका सुथनी, आदि, हल्दी, इन सब चीज की गांठ आती है और फल फ्रूट ज्यादातर वहीं से ही माना जाता है, सिर्फ फल। और ये जो डगरा है, सुपली है, छैटी है और आपका
तरह तरह के इत्यादि सामान जो है, बच्चों के बद्दी उद्दी सब चीज़ बिहार से आता है। आप लोग कब से स्टार्ट करते हैं दुकान लगाने का? ये तो भैया हम लोग 3-4 दिन पहले से स्टार्ट करते हैं, उससे ग्राहक को पता भी लगेगा और ऊपर से हमारा दुकानदारी होता है 2 दिन, जो कि अरग के 1 दिन पहले और अरग वाले दिन। लेकिन लोग आते रहते हैं जी, टिप टाप आते रहते हैं। खरीदारों की शिकायत है कि पारंपरिक त्योहार मनाना महंगा होता जा रहा है। बढ़ती कीमतों और महंगाई के बावजूद लोग पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ छठ पूजा मनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। खरीदार मानते हैं कि कीमतें बढ़ गई हैं, फिर भी कहते हैं कि उनके लिए छठ मनाना अनिवार्य है। हर साल छठ आती है। हाँ। छठ में हर साल खर्चा ही बहुत होता है, महंगाई इतनी बढ़ जाती है। हाँ, अभी 200 के दे रहा है, अभी 300 के दे रहा है सामान। 100 रुपया बढ़ गया इसमें। हर साल ऐसी होता है। हाँ, साल में बढ़ते जा रहा सामान से महंगा होता है। लेकिन छठ हाँ मनाते हैं, कहीं भी से कर्जा करो या हम करो मनाते हैं। अभी तो कुछ नहीं लिए, मतलब दुकान में आए हैं, सामान इतना महंगा बता ले नहीं सकते। अब जो पहले कितना सस्ता मिल रहा था, अब इतना धीरे धीरे इतना महंगा कर दिया, जो लोग के सुन के ही अतरज लग रहा है जितना महंगा कैसे कर दिया। पर पूजा त्योहार है तो लेना ही तो पड़ेगा ही, कैसे नहीं लेंगे। खरीदारी तो है महंगा, हम कत की बताऊं, महंगा तो चलिए रहा है। लेकिन लेते ना। महंगा लेगा तो त्योहार कैसे करेगा। छठ पूजा सूर्य देव को समर्पित है। ये मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। इस साल छठ पूजा 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक है। खबर देहरादून से है, जहां गुरुवार को देर रात्रि कांवली रोड में 2 गुटों में मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने पर एक गुट ने दूसरे पर एक तरफा पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झगड़े की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि दोबारा कोई भी तनावपूर्ण स्थिति न बने। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।